नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश पांडे जीएस प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वर्ड की डिफिनीशन सीखे थे। वर्णमाला किसे कहते हैं यह जाने थे। वर्ड के प्रकार की चर्चा की गई थी। बताया गया था कि वर्ड दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की डिफिनीशन बताई गई थी, स्वर के प्रकार की चर्चा की गई थी। स्वर के प्रकार के अंतर्गत चार विद्वानों के मत के आधार पर उनके प्रकार को बताया गया था। आज वर्ण के दूसरे प्रकार व्यंजन को हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है व्यंजन वर्ण। सबसे पहले आप लोग व्यंजन की डिफिनीशन जान लीजिए। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कुछ किताबों में तमाम विवाद आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ किताब में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 लिखा गया है, कुछ किताब में 39 लिखा गया है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम देना है तो एग्जाम के दृष्टि से आपको याद रखना है कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। एक चीज थोड़ा सा जान लीजिए कि स्वर कैसे इनकी मदद करते हैं व्यंजन की। अगर हम बोले क, यह एक व्यंजन वर्ण है। इसे बोला नहीं जा सकता। इसे तब बोला जा सकता है जब इसमें कोई न कोई स्वर मिले। अब यह बना क, इसका उच्चारण हम लोग करते हैं, इसे नहीं बोला जा सकता। व्यंजन वर्ण यह है, लेकिन जब इसमें स्वर मिलता है तब इसका उच्चारण हम करते हैं। अगर इसमें मिला क प्लस आ स्वर मिला, का हो गया। क प्लस छोटा ई स्वर मिला, कि हो गया। इसी प्रकार 11 स्वर जब मिलते हैं तो इनके रूप परिवर्तित होने लगते हैं। अब आइए, व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो यहां भी विभिन्न विद्वान अपने अपने आधार को बताए हैं। सबसे पहले विद्वान आते हैं, वह कहते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजन के प्रकार बताएंगे। उन्होंने बताया कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के हैं। पहला उन्होंने बताया स्पर्श व्यंजन, दूसरा उन्होंने बताया अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उन्होंने बताया ऊष्म व्यंजन। अब आइए एक एक करके देखते हैं।
स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? पहला प्रकार उन्होंने बताया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की थोड़ी सी डिफिनीशन आप समझ लीजिए। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलने के बाद मुख के किसी एक अंग विशेष को स्पर्श करती हो, उसी के आधार पर स्पर्श व्यंजन का निर्धारण करते हैं। तो विद्वानों द्वारा यह देखा गया कि जो व्यंजन हमारे मुख से उच्चरित होते हैं वे 5 मुख के स्थानों को स्पर्श करते हैं। पहला, जैसे यहां से जब शुरू करते हैं सबसे पहले कंठ आता है, फिर मुख के अंदर ऊपरी छत का पिछला भाग तालु कहलाता है, जिसे तालव्य कहते हैं। फिर उसके आगे मुख के अंदर ऊपरी छत के आगे का भाग मूर्धा कहलाता है। उसके और आगे बढ़ते हैं दांत मिलता है, उसके और आगे बढ़ते हैं ओष्ठ मिलता है। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन के 5 प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 प्रकार हैं। पहला कहते हैं कंठ, कंठ, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत और 5वां ओष्ठ। अब देखिए कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। कंठ के अंतर्गत क वर्ग, कंठ के अंतर्गत क वर्ग के वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग। तालव्य के अंतर्गत च वर्ण के अंतर्गत च वर्ग के वर्ण आते हैं, च छ ज झ इ। मूर्धन्य के अंतर्गत ट वर्ग के वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ ड़। दंत के अंतर्गत त वर्ग के वर्ण आते हैं, त थ द ध न। ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग के वर्ण आते हैं, प फ ब भ म। अब आप एक बार आप सभी लोग कंसंट्रेट हो जाइए, उसके बाद मेरे उच्चारण को सीखिए। सबसे पहले कंठ का उच्चारण हम कर रहे हैं और आप सभी लोग मन ही मन आप भी उच्चारण कीजिए। क क ख ग। पूरी जो आवाज निकल रही है कंठ से निकलने के बाद सीधे बाहर चली जा रही है, तो इसीलिए इसे कहा गया है कंठ। दूसरा है मूर्धन्य, जिसे मूर्धा भी कहते हैं। च च छ ज झ इ। आप देखेंगे कि आपकी जीभ तालु को टच करती है, इसी को तालव्य कहते हैं। तालु को यानी आपके मुख के ऊपरी छत का पिछले भाग पे जीभ टच करती है, इसीलिए इसे कहते हैं तालव्य। अगला आता है ट ठ ड ढ ड़। ट वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत मूर्धन्य। आप देखेंगे कि जीभ जो है ऊपरी छत के अगले भाग को टच कर रही है। ट ठ ड ढ ड़। फिर आगे आते हैं दंत। दंत का उच्चारण ध्यान से सुनिए। त त थ द ध न। इस प्रकार आप देखते हैं कि कोई भी वर्ण त थ द ध न में जीभ दांत को स्पर्श करती है। फिर आते हैं ओष्ठ। प फ ब भ म, यानी
प का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो दोनों ओठ एकदम सट जा रहे हैं, उसके बाद हवा बाहर निकल जा रही है, इस प्रकार इसे कहेंगे ओष्ठ। यानी स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के हैं बेटा? 5 प्रकार के हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। अब दूसरा प्रकार आता है इस विद्वान के अंदर के अनुसार, पहला तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं, दूसरा वे कहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत वे 4 वर्ण को रखते हैं, य, र, ल, व। फिर तीसरा डिवीजन वह कहते हैं कि तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों स आता है और ह आता है। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। इस प्रकार 33 वर्ण का डिवीजन उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। अब आइए दूसरे विद्वान आते हैं, वह कहते हैं कि श्वास की मात्रा के आधार पर हम प्रकार बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि श्वास की मात्रा यानी प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार हैं। पहला अल्पप्राण है और दूसरा महाप्राण है। अब आइए एक एक डिफिनीशन को समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अल्पप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। डिफिनीशन बोर्ड पर भी लिखी गई है, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझना। जैसे क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। अब यह आपको यह याद नहीं करना है। उदाहरण एक छोटा सा फार्मूला मैं बनाया हूं, आप इसे ध्यान से देखें। आपको केवल यही याद रखना है 1 3 5 1 3 5 प्लस य, र, ल, व। 1 3 5 प्लस य, र, ल, वो। एक का क्या मतलब है? जो वर्ग बनाए गए हैं, क वर्ग का पहला वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण, क वर्ग का 5वां वर्ग। देखिए यही लिया गया है, क वर्ग का पहला वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण, क वर्ग का 5वां वर्ण। फिर आते हैं च वर्ग में, च वर्ग का पहला वर्ण, च वर्ग का तीसरा वर्ण, च वर्ग का 5वां वर्ण। फिर ट वर्ग में, ट वर्ग का पहला वर्ण, ट वर्ग का तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण। इस प्रकार यह हो जाएगा। फिर लास्ट में य, र, ल, व जोड़ दिया जाता है। यानी 1 3 5 1 3 5 प्लस य, र, ल, व। दूसरे शब्दों में हम कहें तो 1 3 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। यह फार्मूला याद कर लीजिए, 135 प्लस य, र, ल, व। बस आप सेट कर ले जाएंगे, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं दूसरे महाप्राण व्यंजन। हेडिंग डाल लीजिए महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, ह, भ, स, स, ह, यानी तीनों स और ह। इसके लिए भी एक फार्मूला बनाया गया है 2 4 प्लस स, स, ह। यानी
24 प्लस स ह, यानी 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। 24 का क्या मतलब है, यानी 2 4, 2 और 4 का क्या मतलब है, वर्ग जो बनाए गए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वहां से दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड। देखिए ध्यान से, दूसरा वर्ड ख है, चौथा वर्ड घ है, फिर यहाँ पे दूसरा वर्ड, चौथा वर्ड, दूसरा वर्ड, चौथा वर्ड, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, और लास्ट में स ह। इसको जोड़ दीजिए, आपका रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा। यानी प्राणत्व के आधार पर इन्होंने बताया कि व्यंजन दो प्रकार के हैं, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण के लिए एक फार्मूला मैंने बताया, 1 3 5 प्लस य र ल व। महाप्राण के लिए एक फार्मूला बताया गया, 2 4 प्लस स ह। आगे चलिए, अब तीसरे विद्वान आते हैं, हेडिंग डालिए। तीसरे विद्वान ने कहा कि स्वर तंत्री में ध्वनि के कंपन के आधार पर, इन्होंने कहा कि घोषत्व के आधार पर हम डिवीजन करेंगे। यानी स्वर तंत्री, स्वर का जो अंग है, स्वर तंत्री मतलब स्वर का अंग, उसमें कंपन जिस आधार पर होगा उसके आधार पर हम व्यंजन का डिवीजन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि व्यंजन दो प्रकार के हैं। पहला व्यंजन उन्होंने बताया अघोष, दूसरा उन्होंने बताया सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। अब देखिए अघोष, हेडिंग डालिए, अघोष किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और तीनों स, यहां पे ह नहीं होता है। इसके लिए फार्मूला बनाया गया है 1 2 प्लस स। 1 2 का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे, जो पांचों वर्ग हैं उनसे पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग से पहला और दूसरे वर्ग को लिया गया है, प्लस स को जोड़ दिया गया है। अब हेडिंग डालिए सघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म, य र ल व ह। इसके लिए भी एक फार्मूला दिया गया है 3 4 5, यानी 3 4 5 प्लस य र ल व और वहां से ह, य र ल व और ह। आप लोग इसे रटने का प्रयास मत कीजिएगा, केवल फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे आइए, अब आप लोग ध्यान से देखिए, जिस दिन वर्णमाला चैप्टर का पहला लेक्चर चल रहा था तो स्वर वर्ण बताए गए थे 11 हैं। आज व्यंजन वर्ण बताया गया है कि 33 है। 33 और 11 मिलके हो गए 44। और हम जानते हैं हम लोग कि कुल वर्ण की संख्या कितनी है, 52।
44 का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। तो अब जानना कि 8 कौन कौन से लोग हैं, वे 8 वर्ण कौन और हैं जो अभी बचे हुए हैं। वे न स्वर की श्रेणी में आए न व्यंजन के श्रेणी में आए, तो उन 8 को क्या कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए 4 यहां पर बचे हुए हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इन्हें, इन चारों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि यह 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। ये चारों जो है 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। मेल मतलब मिलने से बनते हैं। कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। छ बनता है आपका क प्लस स से, त्र बनता है आपका त प्लस र से, ज्ञ बनता है आपका ज प्लस इ से, स्र बनता है आपका स प्लस र से। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से छ बना, ये भी 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना, ये भी 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना, ये भी 2 व्यंजन वर्णों के मेल से। इसी वजह से इन्हें संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। एक बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण किसके बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण किसके बाद आता है। तो ध्यान दीजिएगा, शब्दकोश की बात की जा रही है, वर्णमाला की बात नहीं की जा रही है उस प्रश्न में। शब्दकोश, शब्दकोश की इंग्लिश होती है डिक्शनरी। अगर आप हिंदी की कोई डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो वह उसकी बात कर रहा था, उसके प्रश्न, उसके आधार पर क्वेश्चन बनाया गया था, न कि वर्णमाला के आधार पे। तो वहां पे आप देखेंगे तो 6 वर्ण रखा गया है क के बाद। डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में 6 वर्ण रखा गया है क के बाद। ठीक इसी तरह अभी तक प्रश्न नहीं बना है, पूछा जा सकता है त्र वर्ग किसके बाद रखा गया है, तो तो कहेंगे। ज्ञ को पूछा जाए तो ज के बाद कहेंगे, स्र को पूछा गया तो स के बाद कहेंगे। एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, जब हम अगले लेक्चर में आएंगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे, उसमें इस प्रश्न की चर्चा फिर से करेंगे और डिटेल में करेंगे। आइए 44 और 4 48 हो गया। यहां पे देखिए 2 वर्ण और हैं, अड़ और अढ़, यानी ड के नीचे बिंदी लगाने के बाद और ढ के नीचे बिंदी लगा दिया गया है। यानी जो हमारे मूल वर्ण हैं ड और ढ, उन्हीं के नीचे बिंदी लगाने से इन 2 वर्णों की उत्पत्ति हो गई। इसी वजह से इन्हें मूल वर्ण की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इनके लिए एक अलग नाम रखा गया है जिसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। इनका एक नाम और है, आप लोग लिख सकते हैं, इसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। आइए, तो 50 वर्ण हो गए यहां तक। स्वर में 2 चीज छोड़ा गया था, अंग और अह को।
11 तो हम लोग पढ़ लिए थे कि 11 स्वर हैं, लेकिन अंग और अह को छोड़ा गया था। वहां हम बताए भी थे कि इसे हम अगले लेक्चर में बताएंगे। इसे एक अलग श्रेणी में रखा गया है। तो अंग और अह के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई है जिसे कहते हैं अयोगवाह, जिसे कहते हैं अयोगवाह। अब एक चीज थोड़ा सा जान लीजिए, अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो योग न होते हुए भी, ध्यान से समझिएगा, अयोगवाह का मतलब है कि जो योग न होते हुए भी साथ रहे, यानी अंग और अह को न तो स्वर की श्रेणी में रखते हैं न व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन अंग और अह स्वर की भी मदद करते हैं और व्यंजन की भी मदद करते हैं। इसी वजह से कहा गया है जो योग न होते हुए भी साथ रहे, यानी जो उस श्रेणी में न रहते हुए भी साथ दे। जैसे अगर हम कहें अंगद, तो यानी यह स्वर की मदद कर दिया, अ पे अंग की मात्रा लग गई। अगर हम कहें कि रंग, तो यह व्यंजन की मदद कर दिया या व्यंजन के साथ जुड़ गया। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह किसी श्रेणी में नहीं है, न स्वर में है न व्यंजन में है, लेकिन यह दोनों की मदद करता है, दोनों का साथ देता है। स्वर का भी साथ दे रहा है अंगद में और रंग में व्यंजन का भी साथ दे रहा है। इसीलिए विद्वानों द्वारा अंग और अह के लिए एक अलग श्रेणी रखी गई है जिसे कहते हैं अयोगवाह। कई बार क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में, यूपीपी की परीक्षा में, पीसीएस के प्री में, लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में पूछा गया है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। एक विकल्प में अंग दिया था और दूसरे क्वेश्चन में अह को पूछ लिया था। दो ही हैं, दोनों को याद कर डालिएगा। इस प्रकार आप लोग 2 दिन से लगातार 2 लेक्चर के माध्यम से वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत वर्ण की डिफिनीशन पढ़े। वर्णमाला किसे कहते हैं यह सीखे आप लोग। वर्ण के प्रकार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन की चर्चा की गई। पहले लेक्चर में स्वर को पूरा डिटेल से बताया गया था, आज व्यंजन वर्ण को पूरा डिटेल से बताया गया था। आज के लेक्चर को 2 मिनट में एक बार और आप रिवाइज कर लें। सबसे पहले व्यंजन वर्ण की परिभाषा दी गई थी कि व्यंजन किसे कहते हैं, बताया गया वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर बताया गया व्यंजन के प्रकार। तो पहले विद्वान आते हैं, उन्होंने बताया कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ठ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को उन्होंने 5 प्रकार बताया, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। फिर दूसरे विद्वान आते हैं, उन्होंने कहा कि श्वास की मात्रा के आधार पर अर्थात प्राणत्व के आधार पर व्यंजन की चर्चा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि व्यंजन 2 प्रकार के हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। दोनों के लिए फार्मूला बता दिया गया, याद कर डालिएगा। फिर तीसरे विद्वान आते हैं, उन्होंने कहा कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर अर्थात घोषत्व के आधार पर उन्होंने व्यंजन का प्रकार बताया। तो घोषत्व उन्होंने 2 प्रकार बताया, अघोष और सघोष।
दोनों के लिए फार्मूला दिया गया है, फार्मूला को याद कर डालें। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर व्यंजन वर्ण समाप्त हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग वर्णमाला चैप्टर पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। कुछ वहां पर भी नए नए प्रश्नों को हम देखेंगे जिनकी चर्चा यहां कंसेप्ट पढ़ाने के दौरान हम नहीं किए हैं, उसे वहां भी करेंगे। तो अगला लेक्चर महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिपेंड रहेगा। आज इतना ही रहने दिया जाए। थैंक यू।